तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका वीडियो लगातार आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यहाँ पर देखिए, वो 50% अधिक अंकित करता है तो प्लस कर दीजिए 50, और 20% की छूट देता है तो माइनस कर दीजिए 20, और यहाँ पे कर दीजिए -50 गुणे 20/100। अब यहाँ पर 50 में से अगर 20 को घटाएंगे तो बचेगा 30, माइनस, अब देखिए यहाँ पे 50 दूना 100 और 2 से अगर हम 20 को काटे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 10। तो 30 में से अगर हम 10 को घटा दे तो कितना बचेगा 20%, यानी उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। तो यहाँ पे हम लोग 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, जो कि होगा 5 गुणे 32। उसमें से 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे, जो कि होगा 4 गुणे 28। क्योंकि आप जानते हो कि योग बराबर आपका होता है संख्या गुणित औसत, यानी एवरेज। तो यहाँ पर योग बराबर हम लोग निकाले हैं। चूंकि आप जानते हो 5 संख्या में से अगर 4 संख्या को घटा दिया जाता है तो जो बचेगा वो लास्ट का संख्या बचेगा, और वही हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 16, और 4 आठ हो जाएगा 32, 4 दूनी 8, 3 11। घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 48। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 48, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 32 से पहले कितनी अभाज्य संख्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो आपका ये हो जाएगा आपका 23 के बाद आप जानते हो 29 हो जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए 29, और उसके बाद है 31। 32 से पहले ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। तो इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 दूई 5, और 5 और 5 10, 10 7 17, इधर हो गया 17। उसके बाद यहाँ पर 11 और 13 कितना हो जाएगा 24। उसके बाद यहाँ पे 17 और 19 हो जाएगा आपका 9 7 16, यानी 36। उसके बाद यहाँ पर 11 29 कितना हो जाएगा 52, और प्लस क्या हो जाएगा 31। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पर देखिए इकाई के अंक को जोड़ते हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 4 13, और 13 और 4 आपका 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, यानी आपका हासिल 2 लगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 एक 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। और कुल कितनी संख्या है 32 से पहले अभाज्य संख्या, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 संख्या है। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए योग बटा के संख्या कर दिए। तो 11 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, 11 एक कम 11 बचेगा 50, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। कितना बच जाएगा 6, तो 11 पचे 55, यानी आपका 14.5, यानी ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 14.54 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका 14 से शुरू नहीं था, केवल एक ऑप्शन था आपका 14, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3,000 रुपया है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे ये नोटबुक है और ये है पेन। तो 3 नोटबुक का कीमत है 3 और 6 पेन की कीमत मान लेंगे 6 पी। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना भुगतान करना पड़ा उसको, 3,000 रुपया। उतने ही पैसों में, यानी 3,000 में
एक व्यक्ति एक नोटबुक यानी एक नोटबुक प्लस 12 पेन को खरीदता है कितने रुपया में? 3000 रुपया में। तो कह रहा है यदि राजू आपका 15 पेन खरीदना चाहता है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नोटबुक जो है वो खत्म होना चाहिए। तो हम लोग नोटबुक को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर का 3n प्लस 6p बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 आपका 3000 और यहाँ पर हो जाएगा 3n प्लस 12 तिहाई 36p बराबर हो जाएगा 9000। अगर हम इसको घटाएं इस तरीके से तो ये खत्म हो जाएगा। तो 36 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा -30p बराबर हो जाएगा -6000। अब अगर काटे तो p बराबर कितना आ जाएगा? तो आप जानते हो कि आ जाएगा 200। यानी एक पेन का कीमत कितना है? 200 रुपया है। तो 15 पेन की कीमत कितना हो जाएगा? तो 15 गुणते 200 मतलब 3000 रुपया। यानी अगर राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे 3000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में देख रहे हैं 3000 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 103 चॉकलेट और आपका 2703 यानी 2730 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। तो सिंपल सी बात है, इसका मसा निकालना है। तो 1000 अगर हम 3 का मसा निकालेंगे और किसका मसा निकालेंगे? 2703 का, तो कितना आएगा? तो इसको हम लोग किससे काटते हैं? क्योंकि देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। और अगर हम 33 को देखें तो 33 3 गुणे 11 मतलब इसमें भी अभाज्य संख्या है। तो हम शुरू में 17 से काटते हैं इसको, ठीक है। या हम इसको क्या करते हैं? भाग विधि से निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि किससे कटेगा तो आप इसे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 आपका 1003 का भाग हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2006। और 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर बच गया 6। अब इससे भाग करेंगे फिर से 1003 में तो कितनी बार जाएगा? एक बार। ये हो जाएगा 697। आपका 13 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 0 और यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बच गया यानी 304 हो गया। अब इसको 697 से भाग करेंगे, 2 बारियां जाएगा तो हो जाएगा 608। कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया आपका 89, ठीक है। 89 से अगर भाग करेंगे 304 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार में जाएगा, क्योंकि 3 नवा 27 और 3 आठ 24, 24 और 2 26। तो 14 में से 7 गया, 7 बच गया। यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 6 गया, 3 बच गया। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया 37। अब 37 का अगर देखें तो कितनी बार में कट रहा है? ये आपका लिख देंगे 89। और ये कितनी बार में हो जाएगा? इसको काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है तो इतना हमको कंपटीशन में लंबा करना नहीं। देख रहे हैं कट ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बार चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ हम गलती कर दिए तभी ये ज़्यादा लंबा जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इस विधि को मतलब कि अवॉइड करना है, क्योंकि ये विधि देख रहे हैं ज़्यादा लंबा जा रहा है, 2-3 बार भाग देना मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। इसको हम लोग काटेंगे 17 से। देखिए 17 से काटेंगे तो हो जाएगा 17 तिरिक 51, 17 चौका 68 और 17 पचे 85 और 17 छक्का 102 होता है। तो 17 पचे 85 और हो जाएगा आपका, जब 100 में से 85 घटाते हैं तो कितना मिलता है? आपका कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 100 में से अगर हम 85 को घटाएं तो मिल जाता है 15। 15 और 3 हो जाएगा 153। तो 17 नवैया 153 होता है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 59 गुणते आपका 17। और इसको अगर 17 से काटे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, फिर 17 पचे 85, 17 नवैया 153 यानी गुणे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन 17 है। इसका मतलब ये है कि समान संख्या में कैंडी और चॉकलेट कितनी मिलेंगी? 17। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 17 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला जो विधि है भाग विधि, हम सोचे कि शायद ये आपका मतलब कि छोटे में आ जाए, लेकिन ये बड़े में आ जा रहा था, इसलिए हम क्या किए? डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यानी बिजली का खंभा को एक रेलगाड़ी जो कि 384 मीटर लंबी है, यहाँ पे मान लेते हैं एक खंभा है, ठीक है, और उसको कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में।
उसके बाद कह रहा है कि और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी गाड़ी को, यानी एक गाड़ी इसी तरह मतलब इसके विपरीत दिशा में आ रही है जिसकी लंबाई है 384 मीटर, उसको भी ये 12 सेकंड में ही पार करती है। यानी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और अपने विपरीत आ रहे समान लंबाई की ट्रेन को ये 12 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी ये जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल बताइए। तो उसकी चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी आपका हो जाएगी गाड़ी की लंबाई, क्योंकि गाड़ी ने क्या किया है, व्यक्ति को पार किया है 12 सेकंड में, और समय हो जाएगा आपका 12। तो आप जानते हो 12 तिहाई 36 होता है और 12 दूना के 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल है, ये पहली रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल देख रहे हैं कि हमारा जो रेलगाड़ी है वो इस तरफ से आ रहा है और एक रेलगाड़ी इस तरफ से आ रहा है। इसकी भी लंबाई है 384 और इसकी भी लंबाई है 384, और इसका जो समय है वो मतलब कि पार करने का वो समय कितना है, 12 सेकंड का। और इसका जो चाल है यानी पहली वाली रेलगाड़ी का V1 का, वो निकाले हम 32 मीटर पर सेकंड, और दूसरी वाली का पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर जब हम दूरी निकालते हैं तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देंगे। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मतलब 2 × 384 हो जाएगा, बटे चाल आपका कितना होगा, तो चाल दोनों की चालों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा से आ रही हैं। पहले की चाल है 32 प्लस दूसरे की चाल मान लेते हैं भी। अब टी बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 बराबर हो जाएगा 2 × 384 बटा के 32 प्लस भी। तो अगर हम इसको काटे 12 से तो 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24। कुल मिला जुलाकर इधर अगर तिर्यक गुणा करा दे तो 32 प्लस भी बराबर हो जाएगा 64, और भी बराबर अगर हम 64 में से 32 को घटाए तो आ जाएगा 32। इसका मतलब ये है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल भी कितना होगा, 32 मीटर पर सेकंड ही होगा। अगर इसको हम मतलब कि छोटे में लगाते तो हम आपको बता देते कि देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 384 मीटर है पहले की, और वो 12 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करता है, और 12 सेकंड में ही अपनी बराबर लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को पार करता है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान होगी तभी जाकर वो क्या करेगा, एक दूसरे को पार करेगा। तो वहां से आंसर निकल जाता है। लेकिन आप कैसे समझोगे, मतलब कि आपको समझाने के लिए हम क्या किए हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के फिर हम आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या प्रतिशत हानि क्या हो रहा है, आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पर ये है आपका 6 पेन और ये है 5 पेन, ठीक है, ये पेन है, यहाँ पे मान लेते हैं पेन है, ये 6 है और ये 5 है। ये क्रय किया गया है और ये विक्रय किया गया है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है A-B/B×100%। और यहाँ पर अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। तो हमें तो पता है कि इसमें लाभ होगा, लेकिन कितने प्रतिशत का होगा इसको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो 6 में से 5 को घटा दीजिए, बटा 5 कर दीजिए और गुणे कर दीजिए 100, और यहाँ पर प्रतिशत। तो कुल मिला जुलाकर कितना आ जाएगा, 20%। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी है, उसको 20% का हानि हुआ होगा, मतलब लाभ हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो करा है 70 सेमी आधार की त्रिज्या और 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन इस तरीके से होता है, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। अब यहाँ पर आधार की त्रिज्या दिया है, 2π का मान है 22/7, आधार की त्रिज्या दिया है 70, और ऊंचाई कितना दिया है आपका, वो दिया है 14। तो आप जानते हो 7 दहा में 70 हो जाएगा, और 22 दुना हो जाएगा 44, और गुणे हो जाएगा 10, गुणे हो जाएगा 14। आप जानते हो 14 चौका 56 होता है, 14 चौका 56, 56 और 5 5 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 59, और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, 59/60, यानी 14 चौका 56, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 चौका 56, 56 और 5 61 होगा, यहाँ पे 59 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 61। तो ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि 61/60 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है
वो क्या कर रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 प्लस लाभ हो रहा है तो लाभ को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 6875 गुणित 100 बटे 100 प्लस लाभ करेंगे तो हो जाएगा 125। तो आप जानते हो कि 25 चौका 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है। तो के बराबर कितना आ जाएगा? यानी क्रय मूल्य बराबर ऊपर अगर काटेंगे इसको तो 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और 5 पचे 25, यहाँ पर 4 कर देंगे। तो आप जानते हो कि 5 चौक 20 और आपका 4 सते 28, 2 30 और 4 तिहाई 12, 3 15 और 4 एक कम 4 और 1 5। कितना आ गया है आपका? 5500 रुपया। 5500 रुपया ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर आर बराबर निकालने के लिए जो धनराशि 2/5 है तो लिख देते हैं 2/5 यहाँ पर पी, क्योंकि पी हमारा मूलधन था उसका 2/5 ब्याज है। तो ब्याज गुणित 100 बटे में समय, समय दिया है 5 वर्ष और जो पी है मतलब मूलधन को हमने पी माना है, तब पी से पी कैंसिल और 5 पचे 25। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 25 से अगर 100 को काटेंगे तो 4 आएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 8%। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 8% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान कितना है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। यानी जितने अंक पर दशमलव रहता है उसका स्क्वायर में गुणा हो जाता है। 2 दूना कितना हो गया? 4, यानी 4 अंक पर दशमलव होगा। यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे, हो जाएगा 1। यानी अब इसको जोड़ना है तो आप जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? 0.010, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 0.0101 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? कह रहा है यदि यक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है तो यक्स अनुपात वाई कितना होगा? तो यक्स का 45% मतलब यक्स गुणे 45% और यहाँ वाई का 45% मतलब वाई गुणे 15%। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, 15 तिया हो गया 45, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर वाई। अब ये अगर हम यहाँ एक माने गुणा में तो यक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/3, यानी कितना अनुपात आएगा? 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हो 1/3 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 12 जिल्दसाज 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 12 जिल्दसाज हैं, 720 पुस्तकों जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा, कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। 72 लोग क्या करते हैं? 22 दिनों में कितना काम करते हैं? 720। ऐसे ही 12 दिनों में कितने लोग चाहिए? तो हम मान लेंगे यम, और कितना काम करना है उनको? 660। तो आप अगर देखें तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60। अब इसको काटिए किससे? 72 से काट दीजिए तो ये 10 बार में कट जाएगा। फिर इसको काटिए किससे? आप कहोगे कि इसको काट देते हैं 5 से, तो 11 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 2 और 2 से काट देंगे 22 को तो ये 11 हो जाएगा। 11 का आपको 11 में गुणा करवा लेना है, ये हो जाएगा 121। और यम, यम मतलब आदमियों की संख्या, तो कितने आदमी लगेंगे? 121। तो ऑप्शन नंबर सी में 121 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 60 माइनस 20 माइनस 60 गुणे 20 बटा क्या कर देंगे हम लोग? 100। तो कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो हो जाएगा 40 घट के, और एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28%। यानी लाभ उसको होगा 28% का। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 28% और वही आपका क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना है। तो मान लेंगे वह संख्या हमारा यन है। वो संख्या कितना है, यन। यन का 20% निकालेंगे तो 20/100, और इसका अगर 25% निकालेंगे तो 25/100 कितने के बराबर है, 250 के बराबर, मतलब 250 के बराबर। तो अगर हम 25 से काट दें यहाँ पर तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50। तो यन बराबर कुल मिला जुला के कितना आ जाएगा, 5000। अब 5000 का 35% निकालना है तो 35/100 कर देंगे, डबल जीरो खत्म। एन बराबर कितना हो जाएगा, 5×5=25, 5×3=15, 2 17। यानी कुल मिला जुला के 1750 आएगा, किसका, उस संख्या का। यानी 5000 का 35% कितना आ गया, 1750। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये जो यन है, यन की वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 5000, ठीक है। यहाँ पर यन की वैल्यू का 25%, यानी इसका 25% निकाले हैं, जो कि कितना आया है आपका, 1750 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करा है कि 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है पर उधार दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, ए बराबर P1+R/100 तो जब आपका ब्याज छमाही संयोजित होता है तो जो प्रतिशत दिया रहता है उसमें 2 से भाग कर लेते हैं। तो ए बराबर हमसे पूछ रहा है, पी बराबर हम मान लिए हैं 9,000, 1+ यहाँ पर दिया है 80, तो 80 का आधा कितना कर लेंगे हम लोग, 40 बटा हो जाएगा 100। और 12 महीने में कितने छमाही होता है, तो आप कहोगे 12 महीने में 2 छमाही होता है। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 और गुड़े 5 एकम 5 और 5 दो 7, तो 7 × 7 बटे क्या कर देंगे, 5 × 5। तो अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 × क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डबल जीरो है तो 25 से काटेंगे तो 25×4 = 100 और गुड़े हो जाएगा 7 × 7। अब यहाँ पे 7 × 7 = 49 हो जाएगा, यानी 90 × 4 × 49। अब यहाँ पर देखिए 9 चौक हो जाएगा 36 और 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, और गुड़े कर देंगे 90। अब 9 छक 54, यानी देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 40 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं ए में 40, मतलब 86, 40 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपसे वही पूछ रहा था और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जब गुणा करेंगे तो ये डायरेक्टली 46 40 नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कुछ और आएगा, वे ये आएगा मिश्रधन, यानी ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू में से हमको ब्याज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्याज यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। यानी मिश्रधन, ये जो 90 वाला गुणा करा रहे हैं ये मिश्रधन आएगा, ठीक है। उसमें से आप अब 9,000 घटाएंगे तब जाके आपका उत्तर आएगा। चूंकि इकाई का अंक मिल रहा था 40, यहाँ पर भी 40 दिया था, तो वही हम क्या मान लिए, आंसर मान लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पी क्यू और आर के बीच में 8400 रुपए को क्रमशः 2:3, अनुपाते 3, अनुपाते 1, अनुपाते 3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताइए। तो अनुपात है 2/3, अनुपाते 3, अनुपाते 1/3। ये है आपका P, ये है Q और ये है R। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 1। R का हिस्सा मानेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12। गुणे कितना करना है, 8400। तो आप जानते हो 12×7 = 84 हो गया, यानी उसका कितना रुपया मिला, 700। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 700 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18वां देख लेते हैं। लिखा है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो आपकी त्रिज्या थी, यानी त्रिज्या जो था उसको मान लीजिए कितना, आर मान लीजिए। तो जो इसका आयतन होगा गोले का, शुरू शुरू में वो हो जाएगा 4/3 पाई r³ ठीक है। अब त्रिज्या में यानी आर में कितने की वृद्धि हो रही है, 50% की, तो ये हो जाएगा 150/100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 चौका 100
और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3/2। अगर काटेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना, ये आ गया 3r/2। अब इसका आयतन कितना होगा तो आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब 3r बटा क्या कर देंगे 2 का क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा 4/3 पाई। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा, ये 27r³ बटा क्या हो जाएगा 8। तो अगर इसको शुरू में लिखा जाए, मतलब कि इस तरीके से लिखा जाए, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ गुणे 27/8। अब इसमें कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो परिवर्तन हुआ कितना 27/8 का, बाकी सब पहले से ही है। तो उसको प्रतिशत में बताना है कि कितने का आपका परिवर्तन हुआ। तो आप कुछ मत करिए, इसको 27/8 को लीजिए, आप करिए कि 27/8 माइनस 1 कर दीजिए और बटे में कर दीजिए 1 गुणे हो जाएगा 100 और प्रतिशत, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एकम 8, तो आप 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, और यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे, बटा हो जाएगा 8। अब इसको काटिए तो आप जानते हैं कि 8 दूना 16 होता है, कितना बचेगा 30 हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 होता है। उसके बाद कितना हो जाएगा 6, तो 8 6 सत्ते 56 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 2 3 7 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर है। 2 3 7.5 आ जाएगा, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब उनका मस 4 है। इस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो इसका लसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का गुणनफल बटा मस। तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 मतलब 180, क्योंकि आप जानते हो 18 चौक 72 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 180, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा 20वां जो प्रश्न है, कह रहा है कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको कि स्वप्निल द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, तो आप कहोगे पूरा काम 16 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/16 भाग। और स्वप्निल प्लस रेवती द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया, तो कहोगे कि दोनों मिलकर आपका 128/17 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसका उलट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17/128 भाग काम करेंगे। अगर हम इन दोनों के काम में से स्वप्निल के काम को घटा दें तो जो बचेगा वो रेवती का काम हो जाएगा। तो घटा दीजिए, तो आप 17/128 में से क्या घटाओगे, 1/16। तो आप जानते हो 16 अट्ठे 128 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस, अब 16 अट्ठे 128, तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9/128। ये काम है, ठीक है, इतना भाग काम किया। अगर इसको उलट देंगे तो दिन हो जाएगा, तो दिन कितना होगा 128/9 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है 128/9, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।